जीतन राम मांझी का एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी इमर्जेंस हुआ है 2014 से, जब ये जदयू से निकले और हम पार्टी बनाया। उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार किसी न किसी गठबंधन में रहे, गठबंधन के अलावा बगैर नहीं रहे। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जीतन राम मांझी थे इनके साथ है, महागठबंधन के साथ है। शायद मुझे जो याद है 3 सीट पर चुनाव लड़े थे और तीनों पर ये हार गए थे। ये महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में 2 महत्वपूर्ण दलित चेहरे हैं, राजनीति के लिहाज से। एक चेहरा है बस चिराग चिराग पासवान का और दूसरा चेहरा है जीतन राम मांझी का। और दोनों चेहरे अभी एनडीए के साथ हैं। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि दलितों का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी के तरफ या एनडीए को स्विच होगा, एनडीए को उसका मुनाफा मिलेगा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दलित वोट बैंक पर एक बड़ा ही प्रभावी अधिकार है, या कहिए दलित वोट बैंक पर एक गहरा प्रभाव है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी मार्क्सवादी लेनिनवादी माले का, भाकपा माले का। और माले अभी महागठबंधन के साथ है। हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय देखा था कि लालू यादव की पार्टी की सीट अगर जो 75 आ गई, तो उसमें माले की बड़ी भूमिका थी। माले खुद भी 12 सीट जीतने में कामयाब रही। और नीतीश कुमार की सीट अगर जो 45 पर सिमट गई थी, तो उसमें चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका थी। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और सर से चर्चा इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर एनडीए में आने वाले नए दलों की एंट्री और फिर उससे जुड़े कई सवाल, इस पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में कई दल शामिल हो गए। बिहार में भी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए की बैठक में वो शामिल हुए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी शामिल हो गए हैं। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कितनी मदद 2024 के लोकसभा चुनाव में पहुंचाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, भविष्य वक्ता मैं हूँ नहीं, लेकिन आपका प्रश्न है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। चिराग पासवान के बारे में मैं नहीं, तमाम लोग कहते हैं कि इनके पास एक वोट बैंक है और 6% के आसपास ये उस वोट बैंक को लोग मान के चलते हैं। जीतन राम मांझी का एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी इमर्जेंस हुआ है 2014 से, जब ये जदयू से निकले और हम पार्टी बनाया। उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार किसी न किसी गठबंधन में रहे, गठबंधन के अलावा बगैर नहीं रहे। पिछले लोकसभा चुनाव के समय जीतन राम मांझी थे इनके साथ है, महागठबंधन के साथ है। शायद मुझे जो याद है 3 सीट पर चुनाव लड़े थे और तीनों पर ये हार गए थे। तो ये हार जीतन राम मांझी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए कि पूरा महागठबंधन ने उस समय हार गया था। लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में 2 महत्वपूर्ण दलित चेहरे हैं, राजनीति के लिहाज से। एक चेहरा है बस चिराग पासवान का और दूसरा चेहरा है जीतन राम मांझी का। और दोनों चेहरे अभी एनडीए के साथ हैं। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि दलितों का जो वोट बैंक है, वो बीजेपी के तरफ या एनडीए को स्विच होगा, एनडीए को उसका मुनाफा मिलेगा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि दलित वोट बैंक पर एक बड़ा ही प्रभावी अधिकार है, या कहिए दलित वोट बैंक पर एक गहरा प्रभाव है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी मार्क्सवादी लेनिनवादी माले का, भाकपा माले का। और माले अभी महागठबंधन के साथ है। हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय देखा था कि
लालू यादव की पार्टी की सीट अगर जो 75 आ गई, तो उसमें माले की बड़ी भूमिका थी। माले खुद भी 12 सीट जीतने में कामयाब रही। और नीतीश कुमार की सीट अगर जो 45 पर सिमट गई थी, तो उसमें चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका थी। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि दलितों का वोट परसेंटेज जो है, अगर जो 100 के हिसाब से लेके चलें, तो तकरीबन 75 से 80% वोट जाएगा दलित का एनडीए की ओर, और 20 से 25% वोट जो है वो माले के नाम पर हो या कैंडिडेट के नाम पर हो या जिस जो भी अपोजिशन की पार्टी होगी उसके नाम पर हो, 20 से 25% वोट उधर स्विच करेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है इनका, कुशवाहा जी का। कुशवाहा जी के बारे में हम क्या कहें, हम तो बार-बार कहते हैं कि कुछ एक नेता ऐसे होते हैं जो सेल्फ गोल ज़्यादा मारते हैं, तो ये सेल्फे गोल ज़्यादा मारे हैं। इनका कभी पॉलिटिकल लिटमस पेपर टेस्ट कायदे से हुआ नहीं है। 2020 में कुशवाहा एक नेता के तौर पर उभरने लगे थे, 2020 की विधानसभा के समय, और अपने समाज में कम से कम इनकी स्वीकार्यता बनने लगी थी। लेकिन चले गए नीतीश कुमार के साथ, फिर सेल्फ गोल मार दिए थे। अब नीतीश कुमार के साथ थोड़ा-सा डेवलप होके एक मुकाम पर रहते, जदयू में नंबर 1, नंबर 2 की लड़ाई में रहते, मिल-जुल के सब आरसीपी को बाहर कर दिए थे, तो ललन सिंह और इनकी भूमिका रहती, तो एक बिग फाइट में हो सकता है कि ये एक इमेज बनाते। लेकिन वहाँ से भी ये बाहर निकल आए। तो उपेंद्र कुशवाहा कितने कामयाब होंगे 2024 के इलेक्शन में एनडीए के मद्देनज़र, ये भ्रम की स्थिति में हैं। चिराग पासवान के बारे में आपने कहा कि उनके पास एक वोट बैंक है और ऐसा दूसरे लोग भी कहते हैं। चिराग पासवान के राजनीतिक विरोधी जो हैं वो दावा करते हैं कि अगर वोट बैंक है तो कुशेश्वर स्थान जहाँ उनका उनका मामा घर है, उनका नानी घर है, कहा जाता है। उनके राजनीतिक विरोधी कहते हैं वहाँ उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। तारापुर जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के पॉलिटिकल लीगेसी के लीगल उत्तराधिकारी माने लीगल नहीं के सॉरी पॉलिटिकल उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। रामविलास पासवान 1990 के बाद से बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा रहा और दलित चेतना रहे हैं। तो रामविलास पासवान के साथ जो वोट बैंक अटैच थे, वो वोट बैंक इनको शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ, अब ये बात सही है कि कहीं इनके पार्टी की ज़मानत जब्त तो हो गया। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारने गई थी। राबड़ी देवी इतनी बड़ी नेता थीं और लालू यादव का इतना बड़ा कुनबा है, इतना बड़ा अमला फ़ौज है, इतने जन नेता माने जाते हैं, वोट बैंक इनके पास है, तो भी राबड़ी देवी हारी थी ना। लालू यादव खुद भी चुनाव हारे थे ना। ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो मायने चिराग ये पासवान कह रहे हैं 40 में 40 सीटें जीतेंगे। क्या संभव है बिहार में? और थोड़ा-सा इट इज़ वे टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, लेकिन आज की तस्वीर मैं देखता हूँ और एज़ ऑफ नाउ आज के आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी या एनडीए, बीजेपी नहीं कहें एनडीए, 25 से या 26 से 31 सीट के आसपास ये रहेगी और अपोजिशन जो है वो 10 से 12-14 सीट के आसपास में घूमता हुआ दिखेगा। ये मेरा अपना निजी एक अनुमान बताता है, चूँकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर होंगे, जीतन राम मांझी कितने बड़े फैक्टर होंगे, इससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर हैं और नरेंद्र मोदी के पैरेलल कौन-सा चेहरा आके खड़ा होता है। अभी तक अपोजिशन से कोई चेहरा नहीं आया है। अब अपोजिशन से कोई ताकतवर चेहरा रहा तो हो सकता है कि बीजेपी 20-25 पर भी सिमट जाए। लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके से एनडीए और सॉरी महागठबंधन ऑब्लिक इंडिया की जो बैठक हुई है, उसके बाद जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसके आधार पे मुझे आज की तारीख में लगता है कि एनडीए गठबंधन लीड पे रहेगी और कम से कम माने बिहार की 70% सीटें जीतने में कामयाब हों।